सभी बच्चों का नमस्कार। मैं आप सभी का अपने रेडियोलॉजी आर्चिवर चैनल पे स्वागत करता हूं। जुड़े रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद करता हूं। कल हमने पढ़ा था प्लूरल कैविटी के बारे में, प्लूरा के बारे में और डिटेल में स्टडी किया था हमने। आज पढ़ेंगे हम गैसेस एक्सचेंज इन लंग्स एंड टिश्यू। आज हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे अपना। ये इस चैप्टर की लास्ट वीडियो है। अब पढ़ना स्टार्ट करते हैं बिना टाइम खराब करें। Gaseous diffuse from alveoli to blood and vice versa। मतलब गैसेस एल्वियोलाई से ब्लड में एल्वियोलाई से ब्लड में ट्रांसपोर्ट या फिर ब्लड से एल्वियोलाई में, ये वाइस वर्सा का मतलब है विपरीत, इधर का उधर का इधर ऐसे। थ्रू द एल्वियोकैपिलरी मेम्ब्रेन, मतलब ये सारा का सारा सर्कुलेशन एल्वियोकैपिलरी मेम्ब्रेन से, एल्वियोकैपिलरी मेम्ब्रेन से होता है, या इसको रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन भी बोलते हैं हम। इसमें क्या क्या होता है? एल्वियोलर एपिथेलियम होता है, पल्मोनरी कैपिलरी एपिथेलियम होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ बोथ लाइनिंग ऑफ सेल्स होता है। ये जो तीनों चीजें एक डायग्राम है आपके बुक में, उसमें तीनों अलग अलग आपका लेबलिंग की हुई है, आप चेक कर लेना। अगर ड्रॉ करूँगा थोड़ा टाइम लग जाएगा। अब डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ लंग्स। डिफ्यूजिंग कैपेसिटी लंग्स से क्या होती है? It is defined as the volume of the gas that diffuse through respiratory membrane in each minute with a pressure gradient of 1 mmHg। ये कह रहा है कि ये वो वॉल्यूम है, गैस का वो वॉल्यूम जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन से 1 मिनट में 1 mmHg के प्रेशर से 1 mmHg के प्रेशर से करें, उसको बोलेंगे डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ लंग्स। अब डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है? डिफ्यूजिंग कैपेसिटी ऑक्सीजन की होती है अपनी 21 ml पर मिनट mmHg। फिर अगर अपना कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी हमेशा ऑक्सीजन से ज्यादा होती है। कार्बन डाइऑक्साइड की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी लगभग 20 टाइम्स ज्यादा होती है, 20 टाइम्स। लिखे तो हम इसको लगभग 400 ml पर मिनट, 400 ml पर मिनट mmHg होती है। आप सभी को एक बात ध्यान रखनी है, जब भी कभी आप ऐसी चीजें लिखोगे उसकी यूनिट लिखना नहीं भूलना है। आपने कभी भी यूनिट लिखना नहीं भूलना है, यूनिट हमेशा याद रखनी है। सभी को याद रखना है कि ऑक्सीजन की डिफ्यूजिंग कैपेसिटी कितनी होती है? 21 ml पर मिनट पर mmHg। और कार्बन डाइऑक्साइड की होती है 400 ml पर मिनट पर मिनट mmHg। अब बात करते हैं, अब हम डिस्कस करेंगे गैसेस एक्सचेंज बिटवीन लंग्स एंड टिश्यू का, और हम डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं, मैं बता देता हूँ 97%, साफ कर देता हूँ मैं। %97 of gases from lungs to tissue with combination of HB of RBC। 97% एक्सचेंज लंग्स से टिश्यू में किसके द्वारा होता है? विद कम्बिनेशन ऑफ हीमोग्लोबिन ऑफ आरबीसी। हीमोग्लोबिन आरबीसी से ही होता है, आरबीसी का पार्ट होता है, ये प्रोटीन होता है हीमोग्लोबिन एक। अब बच गई 3% गैस। 3% जो गैस होती है वो डिसॉल्व फॉर्म में होती है, डिसॉल्व फॉर्म में होती है प्लाज्मा में। जो ये 3% है, ये 3% डिसॉल्व फॉर्म है, यही डिसाइड करता है कि ऑक्सीजन का
कितना ऑक्सीजन अपना हीमोग्लोबिन से, कितना ऑक्सीजन अपना हीमोग्लोबिन से अटैच है। अब बात करते हैं रोल ऑफ Hb इन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन। हीमोग्लोबिन का क्या रोल है Hb ट्रांसपोर्ट करने में? ईच 4 आयरन एटम ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन के चारों आयरन एटम कैन बाइंड लूजली एंड रिवर्सिबली, मतलब लूजली मतलब ढीले से, रिवर्सिबली उल्टा मतलब टाइट से, विद वन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बाय द ऑक्सीजनेशन रिएक्शन। ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से लूजली या फिर टाइटली बाइंड हो सकते हैं ऑक्सीजनेशन रिएक्शन से। ये थोड़ा आगे के बता दिया, Hb4 ऑक्सीजन है और ये फिर आगे मिलके बन गया Hb2 और O2। अब बात करते हैं हम कैपिलरीज की। ये देखो मैंने एक डायग्राम बनाया है थोड़ा रफ सा, ये है आर्टेरियल एंड, इधर है वीनस एंड, ये वाला अपना। इधर ये आर्टेरियल एंड मैंने बना रखा है, ग्रीन बना रखा है, इधर वीनस एंड मैंने रेड बना रखा है। जनरली हमें ना आर्टेरियल बुक्स में कभी भी देखते हैं आर्टेरियल रेड बना होता है, आर्टरी हमेशा रेड मिलेगी और वेन्स हमेशा अपनी लाल मिलेगी। नहीं सॉरी मैंने गलत बोल दिया, आर्टरी हमेशा अपनी लाल मिलेगी, वेन्स हमेशा अपनी ब्लू मिलेंगी। ये क्यों बना है मैं आपको बता देता हूँ। ये आर्टेरियल एंड पल्मोनरी आर्टरी होगी, ये पल्मोनरी आर्टरी आपको पता है पल्मोनरी आर्टरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है राइट वेंट्रिकल से। ये पल्मोनरी आर्टरी का एंड हो गया, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, जहां डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा उधर से हम ब्लू दिखा देंगे। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया इधर पल्मोनरी आर्टरी में, फिर जाएगा बीच में कैपिलरी में। कैपिलरी में एक रफ सा डायग्राम बनाया मैंने, ये इधर आर्टरी है, ये इधर वेन है, ऐसे बीच में कैपिलरीज होती हैं, ये जुड़ी हुई होती हैं, बीच में कैपिलरी होगी, इधर आर्टरी होगी, इधर वेन होगी। तो बात करता हूं मैं आर्टेरियल एंड पे ऑक्सीजन का प्रेशर कितना होता है। आर्टेरियल एंड पे ऑक्सीजन का प्रेशर है 40 mmHg। अब ये प्रेशर कम क्यों है? ये प्रेशर कम इसलिए है, ये किसने क्या किया, राइट वेंट्रिकल से, राइट वेंट्रिकल से ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई तो इसका मतलब ये हो गया उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी है, कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, इसलिए इसका प्रेशर कम है। फिर ये गया एल्वियोलाई में, एल्वियोलस में ऑक्सीजन का प्रेशर हमेशा ज्यादा रहता है, एल्वियोलस में ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104। फिर क्या आएगा, ये पल्मोनरी वेन से, अब आपको सभी को पता है पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया, इसका पार्शियल प्रेशर इधर बढ़ गया 104 हो गया। आर्टेरियल एंड में इसका कम था क्योंकि लेफ्ट वेंट्रिकल से लेके आता डीऑक्सीजनेटेड ब्लड था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एल्वियोलाई में गया, ऑक्सीजनेट हुआ कैपिलरी से, फिर इधर आ गया वापस वीनस एंड पे, वीनस एंड पे इसका प्रेशर हो गया PO2 104 mmHg। फिर बात करते हैं हम इसी के अंदर बात करते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या रहेगा? अब आप सभी ने देखा ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है 40 mmHg है, ऑक्सीजन का प्रेशर कम है तो सीधी सी बात है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर ज़्यादा होएगा क्योंकि ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर कितना है 46 mmHg है। फिर यही बीच में इधर मैंने ऐसे लिख दिया, नहीं तो एक और डायग्राम बनाना पड़ता, इसी में समझा। ऑक्सीजन को हटा दो, ऑक्सीजन का मैंने समझा दिया, यहाँ पे रख लो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 46 mmHg है। कैपिलरीज इसमें एल्वियोलस में जब ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे ज़्यादा होगा, कार्बन डाइऑक्साइड का ऑटोमेटिक कम होएगा। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर है 40 mmHg। फिर ये क्या वीनस एंड पे अब आपको बता दें मैंने, वीनस एंड पे जब जाता है तो इसका क्या है, कार्बन ऑक्सीजन वाला पार्शियल प्रेशर बढ़ जाता है, ऑक्सीजन वाला पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड वाला कम ही रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड का एल्वियोलस में था 40 mmHg, तो वीनस एंड में भी इसका 40 mmHg हो गया है। समझ में आ रही ना आपको बात?
ये जो डायग्राम आपके बुक में बना के दिए हुए हैं ये सारे के सारे क्लियर आपको समझ में आने चाहिए, इधर क्यों प्रेशर ज़्यादा है क्यों कम है। अब बात करते हैं हम टिश्यू में। हमने बात की थी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्टेशन इन लंग्स, एल्वियोलस लंग्स में होते हैं। अब टिश्यू की बात करते हैं, टिश्यू में कैसे होता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन। अब देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू इधर है 95 mmHg, ऑक्सीजन का है 95 mmHg, लेकिन टिश्यू के अंदर है 40 mmHg। टिश्यू के अंदर 40 mmHg इसलिए है कम, इसलिए है, होना तो चाहिए था ज़्यादा, क्योंकि टिश्यू से पूरी बॉडी में अपना ऑक्सीजन सर्कुलेट होता रहता है, इधर उधर चलता रहता है, कंटिन्यूस सर्कुलेशन चलता रहता है, इसलिए टिश्यू में ऑक्सीजन का प्रेशर 40 mmHg कम होता है। आर्टीरियल ये अपना है आर्टीरियल एंड, ऐसे आर्टीरियल एंड है, ये वीनस एंड है। आर्टीरियल एंड में तो 95 mmHg, लेकिन टिश्यू के अंदर अपना 40 mmHg। इधर से कैपिलरी में गया, टिश्यू में गया, फिर घूम फिर के आया, इधर प्रेशर फिर कम हो गया इसका, फिर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर होगा 40 mmHg। अब बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की। कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर कितना है इसमें टिश्यू में। अब कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर आर्टीरियल एंड में कम है, वीनस एंड में ज़्यादा होगा, वीनस एंड में ज़्यादा होगा, और इसमें टिश्यू में भी ज़्यादा होगा। अभी हमने बात किया है कि इसमें ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा होता है टिश्यू में। ऑक्सीजन का प्रेशर ज़्यादा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीजन का मैंने प्रेशर कम बताया है। ऑक्सीजन का प्रेशर कम है तो ज़्यादा किसका आएगा, कार्बन डाइऑक्साइड का। इधर आर्टीरियल एंड पे कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर है 40 mmHg, लेकिन टिश्यू में 46 mmHg। जब वीनस एंड पे जाएंगे, वीनस एंड पे प्रेशर होगा 46 mmHg। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी को ये बातें समझ में आ रही हैं। अगर कोई भी बात आपको समझ में ना आए मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। कमेंट जब आप लोगों की देखता तो बड़ी खुशी होती है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व की। एक डायग्राम मैंने बना दिया है कर्व का, क्या कुछ है। अब बात किसके बारे में बात करते हैं। दिस कर्व रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल ऑक्सीजन एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन की सैचुरेशन ऑक्सीजन के अंदर में, ठीक है, और रिलेशनशिप बिटवीन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। सैचुरेशन का मतलब क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए। सैचुरेशन का मतलब है तृप्त, आप हम कह सकते हैं। सैचुरेशन में जैसे किसी गिलास में हमने पानी में चीनी घोल दिया है, चीनी जब तक घुल रही है एक घुलती रहे, एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसपे चीनी घुलनी बंद हो जाएगी। आप कुछ भी कर लो उसमें, बिना पानी हट के चीनी नहीं घुल पाओगे। जिस टाइम पे चीनी घुलनी बंद हो जाती है उसको हम पानी का सैचुरेशन पॉइंट बोलेंगे कि पानी इस स्टेज पे आके चीनी इसके अंदर घुल ले रही है, हो गया सैचुरेशन पॉइंट। अब बात करते हैं, ये कर्व है ना सिग्मोइड शेप की होती है, ये आपको याद रखना बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ये कर्व की शेप होती है सिग्मोइड शेप। क्या रिप्रेजेंट करता है, रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड डिग्री ऑफ सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। इधर मैंने ग्राफ में ड्रॉ किया लाइन, ये देखो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन mmHg में 0 1 2 3 ऐसे करके 110 तक है। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन सैचुरेशन, ये ऑक्सीजन की सैचुरेशन है। अब बात करते हैं व्हेन ऑक्सीजन कंबाइन विद हीमोग्लोबिन। When oxygen is combined with hemoglobin, assume R state। जब ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन करती है तो उसको R स्टेट बोलते हैं। R मतलब रिलैक्स स्टेट बोलते हैं। रिलैक्स स्टेट फेवर करती है बाइंडिंग एंड एडिशनल अपटेक ऑफ ऑक्सीजन, कि मतलब ऑक्सीजन Hb से बाइंड करेगी ज़्यादा और एडिशनल ऑक्सीजन लेने का फेवर करती है। फिर बात करते हैं व्हेन ऑल द 4 मॉलिक्यूल कंबाइन विद ऑक्सीजन इट अज्यूम 10 स्टेट, टी स्टेट भी बोलते हैं, 10 स्टेट भी बोल देते हैं। जब 4 के 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं तो इसको 10 स्टेट बोलते हैं। ये हमें बिल्कुल याद रखनी है कि ये कर्व रिप्रेजेंट क्या करती है, रिलेशनशिप बिटवीन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, ठीक है। सिग्मोइड शेप की होती है। जब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ मिलते हैं तो उसको रिलैक्स स्टेट बोलते हैं, एस स्टेट, आर स्टेट विच फेवर बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन एंड अपटेक ऑफ ऑक्सीजन।
फिर आगे आ जाता है जब सारे चारों मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाते हैं तो इसको टेंस्टेट बोलते हैं, जुड़ जाते हैं। अब थोड़ा सा ग्राफ समझा देता हूँ। ग्राफ का मतलब क्या है, ये लाइनों का किस चीज़ से इफेक्ट पड़ता है, टेम्परेचर से पड़ता है, अपना पीएच से पड़ता है, किस किस चीज़ से क्या फ़र्क पड़ता है आप दिखा देता हूँ आपको। जब प्रेशर इंक्रीज होएगा, यह है PO2 प्रेशर इंक्रीज होएगा ना, देखो इधर से 10 20 30 40 50 60 70 प्रेशर इंक्रीज होएगा तो सैचुरेशन क्या आएगा, सैचुरेशन डिक्रीज होएगा। देखो 10 20 30 40 50 80 90। अब देखो मैं यहाँ से मान लो मैंने इधर से मापना है कि सैचुरेशन कितना है, 80 PO2 पे। पार्शियल प्रेशर जब ऑक्सीजन का 80 है, इससे मेरे को मापना है कि कितना परसेंट ऑफ सैचुरेशन है। ये देखो इधर से ऊपर ले गए हम, सीधा 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 गए, ये तकरीबन 70 के आसपास है। ये हो गया जब पार्शियल प्रेशर मेरा 80 है तो सैचुरेशन मेरा कम है। अगर पार्शियल प्रेशर मेरा 70 है तो और कम होएगा। ऐसे करके देखना हमने। जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है, जब टेम्परेचर इंक्रीज होएगा तो ये ग्राफ है ना राइट की तरफ शिफ्ट करेगा, मतलब इधर की तरफ। अब देखो एक रेड लाइन बना रखी है मैंने। जब पार्शियल प्रेशर कम है, देखो 10 पार्शियल प्रेशर पे ये 70 पे है। ये डायग्राम मैंने बनाया है, थोड़ा रफ है, बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन आप कंसेप्ट को समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। ये देखो जब 10 था पार्शियल प्रेशर, 10 पे 70 है, ये 30 के आसपास ये यहाँ चला गया, 30 पे देखो 90 के आसपास चला गया, 50 पे 100 पे चला गया है ये। लेकिन ये आगे 100 पे 110 पे जाके ऐसे कुछ जाएगा। लेकिन ये देखो 100 पे भी 100 110 पे भी ये 100 पे नहीं गया है सैचुरेशन। सैचुरेशन में ये मतलब है ऑक्सीजन में कितना हीमोग्लोबिन बोल रहा है, उसका सैचुरेशन देख रहे हैं हम। अगर अब ये बताऊं, ये देखो ये तो नॉर्मल वाला अपना, बीच वाला तो अपना है नॉर्मल, टेम्परेचर नॉर्मल है, pH 7.4 है, इस पे कोई चेंज नहीं है, ये ठीक है। इसके बाद अपना है ये जो प्रेशर हमने इंक्रीज कर दिया, टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया। टेम्परेचर इंक्रीज करने पे pH होएगा <7। <7 जाने पे हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन ऑक्सीजन का सैचुरेशन घट जाएगा। परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन का सैचुरेशन अपना घट जाएगा। अगर हम प्रेशर को डिक्रीज कर देते हैं तो ग्राफ शिफ्ट होएगा अपना लेफ्ट साइड। ये बात आपने याद रखनी है। प्रेशर इंक्रीज होता है, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो ग्राफ शिफ्ट होएगा अपना राइट साइड। अगर प्रेशर डिक्रीज होता है तो ग्राफ शिफ्ट होएगा अपना लेफ्ट साइड। ये हमेशा याद रखना है। सिग्मोइड शेप को आता है, किस कंडीशन में ग्राफ लेफ्ट साइड शिफ्ट हो रहा है, किस कंडीशन में ग्राफ राइट साइड शिफ्ट हो रहा है। ये अपना नॉर्मल स्टेट है। उम्मीद कर रहा हूँ आप सभी लोगों को समझ में आ रही होगी बात। अब प्रेशर है ना, कितना भी ले जाओ आप, 100 110 120 कितना भी ले जाओ, लेकिन सैचुरेशन कभी 100% से ज़्यादा हो ही नहीं सकता। ये बात आपको समझनी है। सैचुरेशन कभी 100% से ज़्यादा होगा नहीं। जब हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं, पहाड़ों पे जाते हैं ऊपर, तो क्या हो जाता है, ऑक्सीजन का सैचुरेशन कम हो जाता है अपने शरीर में। सैचुरेशन कम हो जाता है ऑक्सीजन का, तब क्या होता है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है ना इंक्रीज हो जाता है अपना। पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का इंक्रीज होएगा, pH डिक्रीज हो जाता है। pH डिक्रीज होने से सैचुरेशन अपना ब्लड का कम, सैचुरेशन ऑक्सीजन का कम हो जाता है। अच्छा, कभी कभी पार्शियल प्रेशर ज़्यादा इंक्रीज होने में भी है ना 100 90 तक भी 60% 70% तक रहता है। ये अपनी बॉडी में थोड़ा सा मार्जिन दिया हुआ है, थोड़ा सा बेनिफिट है हमें कि पहाड़ों पे जाने के बाद भी बहुत ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड पे दिक्कत होने लग जाती है, थोड़ा बहुत पे हमें दिक्कत नहीं होती है।